एमएफटी घोटाले पर कल शाम 8 बजे देखिए बड़ा खुलासा। हम इस घोटाले का खोलेंगे परत दर परत सिर्फ एयर नाउ पर। शाम 8 बजे। बिहार की राजनीति हमेशा से ही उथल पुथल वाली रही है, लेकिन इस बार के विधानसभा चुनाव में बागी उम्मीदवारों और निर्दलियों की संख्या ने सबको चौंका दिया है। 2025 के चुनाव में कुल 243 सीटों पर मुकाबला है, तो एनडीए और महागठबंधन के बीच ही माना जा रहा है। लेकिन इन बागियों ने कई जगहों पर समीकरण पूरी तरह से बिगाड़ दिया है। नामांकन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद साफ हो गया कि पहले चरण की 121 सीटों पर ही 24 बड़े बागी मैदान में है और कुल मिलाकर करीब 35 नेता अपनी ही पार्टी के खिलाफ निर्दलीय मैदान में उतर चुके हैं। ये लोग ना सिर्फ वोट बांट रहे हैं, बल्कि कई सीटों पर त्रिकोणीय या चतुर्भुज मुकाबला बना रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम प्रियंका मिश्रा है और आज द एयर नाउ शो में बात करेंगे चुनावी समीकरण की। सबसे पहले बात करते हैं भागलपुर के गोपालपुर की। यहाँ 4 बार विधायक रह चुके गोपाल मंडल की कहानी बेहद दर्दनाक है। 15 अक्टूबर 2025 को वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलने सीएम हाउस पहुंचे। घंटों इंतजार किया, दरवाजा खुलने का इंतजार किया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। वो चिल्लाते रहे, गुहार लगाते रहे, लेकिन सीएम से मुलाकात नहीं हो सकी। यहाँ तक कि कुछ घंटों तक धरना भी दिया, लेकिन कुछ भी हासिल नहीं हुआ। यहाँ तक कि बाद में पुलिस भी उन्हें उठाकर ले गई। 2 दिन बाद 17 अक्टूबर को जदयू के उम्मीदवारों की लिस्ट आई, जिसमें गोपाल मंडल का नाम ही शामिल नहीं था। उनकी जगह पूर्व सांसद बुलो मंडल का नाम आ गया। गुस्से में आकर गोपाल मंडल ने जदयू छोड़ दी और निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में नामांकन करा लिया। अब वो दावा कर रहे हैं कि जदयू के उम्मीदवार को बुरी तरह हराएंगे। गोपालपुर में अनुसूचित जाति के वोटरों की अच्छी खासी संख्या है और गोपाल मंडल का इन पर पुराना प्रभाव है। अगर वो अपने वोट बैंक को शिफ्ट कर दें तो एनडीए को यहाँ बड़ा नुकसान हो सकता है। स्थानीय लोग कहते हैं कि गोपाल मंडल की मेहनत और जमीन से जुड़ाव ने उन्हें 4 बार विधायक बनाया था, लेकिन पार्टी ने उन्हें एक झटके में बेदखल कर दिया। ये घटना जदयू की अंदरूनी असंतोष को भी उजागर करती है, जहां नीतीश कुमार के सेंट्रल कमांड ने कई पुराने नेताओं को हाशिए पर धकेल दिया है। अब दूसरी कहानी है जमुई के चकाई से, जो 13 सितंबर 2025 से सुर्खियों में है। यहाँ एनडीए का एक कार्यकर्ता सम्मेलन हो रहा था, जिसमें निर्दलीय विधायक और मंत्री सुमित सिंह और पूर्व एमएलसी संजय प्रसाद के समर्थक आपस में ही भिड़ गए। मामला इतना बिगड़ा कि पुलिस को लाठियां भांजनी पड़ी। पूरा विवाद बस इतना था कि चकाई से जदयू का टिकट किसे मिलेगा। यहाँ से सुमित सिंह और संजय प्रसाद दोनों ही दावेदार थे। आखिरकार 16 अक्टूबर को जदयू की लिस्ट आई, जिसमें सुमित सिंह को टिकट मिला और संजय प्रसाद बेटिकट हो गए। पिछले चुनाव में संजय प्रसाद जदयू के टिकट पर ही लड़े थे और जीते भी थे। अब वो निर्दलीय मैदान में है। चकाई में अनुसूचित जनजाति के वोटर 10.56% हैं और एससी वर्ग 15.6%, मुस्लिम 11.5% और राजपूतों की भी अच्छी संख्या है। 2020 में भी यहां सुमित सिंह निर्दलीय थे और संजय प्रसाद जदयू के टिकट पर और मुकाबला कांटे का था। इस बार फिर वही तस्वीर बन रही है, बस भूमिकाएं उलट गई हैं। विपक्ष से यहां राजद का उम्मीदवार है, जो इन दोनों के वोट बंटवारे का फायदा उठा सकता है। चकाई जैसे इलाके में एनडीए का वोट बैंक मजबूत माना जाता है, लेकिन ऐसे जो आंतरिक झगड़े गठबंधन की एकजुटता पर सवाल उठाते हैं। राजनीतिक विश्लेषक कहते हैं कि जदयू में टिकट वितरण नीतीश कुमार के करीबी नेताओं को फायदा पहुंचाने के लिए किया गया है, जिससे पुराने कार्यकर्ता खासा नाराज हैं। ऐसी कहानियां सिर्फ इन 2 जगहों पर ही सीमित नहीं है। बिहार में कुल 35 से ज्यादा नेता टिकट कटने के बाद बगावत पर उतर आए हैं और नामांकन प्रक्रिया पूरे होने के बाद से साफ है कि एनडीए और महागठबंधन दोनों को इनसे निपटना पड़ेगा। पहले चरण की 121 सीटों में 24 बागी मैदान में है, जो 6 नवंबर को वोटिंग वाली इन सीटों पर एनडीए और इंडिया गठबंधन की जीत के लिए सबसे बड़ी चुनौती होगी। इन बागियों की मौजूदगी का एक मुख्य कारण है तीनों बड़े दल भाजपा, जदयू और राजद में टिकटों की भारी मांग। इतने सारे दावेदार थे कि संभालना मुश्किल हो गया था। जो टिकट ना पा सके वो छोटे दलों में चले गए या निर्दलीय उतर गए। एनडीए ने आखिरी समय तक उम्मीदवारों के नाम ना खोले ताकि कोई भी बागी ना बने, लेकिन फिर भी ये
सामना करना पड़ेगा। अब ये बागी पार्टी के आधिकारिक उम्मीदवारों के वोट काट सकते हैं, खासकर उन इलाकों में जहां वोट बैंक जातिगत है। बिहार में जाति का खेल हमेशा से ही निर्णायक रहा है और बागी उसी बैंक को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। एनडीए में बागियों की तादाद काफी है। आइए उन 8 अहम सीटों पर नजर डालते हैं जहां एनडीए के अपने ही लोग बागी हो गए हैं, मैदान में हैं। तो ऐसे में एनडीए को मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। पहला है चकाई विधानसभा। यहां सुमित सिंह जदयू के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन संजय प्रसाद ने निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर नामांकन कर दिया है। यह सीट वैसी ही दिख रही है जैसी 2020 में थी। राजद का उम्मीदवार भी मैदान में है। चकाई में अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, मुस्लिम और राजपूत वोटरों का दबदबा है। अगर संजय प्रसाद के समर्थक जदयू के वोट काट ले तो राजद को यहां सीधा सीधा फायदा हो सकता है। स्थानीय कार्यकर्ताओं में अभी भी तनाव बना हुआ है और एक सम्मेलन से जुड़ी घटना ने पुराने जख्मों को फिर से हरा कर दिया है। ऐसे में एनडीए को यहां जोर शोर से प्रचार करना होगा, नहीं तो यह सीट उनके हाथ से निकल सकती है। दूसरा नंबर है पटना सिटी सीट का। ये बीजेपी का मजबूत गढ़ है। नंदकिशोर यादव पिछले 7 चुनावों से यहां जीतते आ रहे हैं, यानी कि 7 बार के वो विधायक हैं। लेकिन इस बार बीजेपी ने उनका टिकट काटकर रत्नेश कुशवाहा को दे दिया है। इससे पटना की मेयर सीता साहू के बेटे शिशिर कुमार नाराज हो गए हैं। उन्होंने बीजेपी की सदस्यता तक छोड़ दी है और निर्दलीय उम्मीदवार बन गए हैं। पटना साहिब में सारे वोटर शहरी हैं, जिनमें 17% मुस्लिम है। बीजेपी यहां हमेशा से जीतती रही है, लेकिन शिशिर कुमार का असर युवाओं और स्थानीय मुद्दों पर पड़ेगा। अगर वो नंदकिशोर के वोट काट लेते हैं तो महागठबंधन को मौका मिल सकता है। ये सीट बीजेपी के लिए इज्जत की बात है और अमित शाह ने यहां दखल दिया है। चकाई और पटना सिटी के बाद तीसरे नंबर पर है भागलपुर। यहां से बीजेपी के पूर्व डिप्टी मेयर और 4 बार के पार्षद प्रीति शेखर को टिकट देने के बजाय रोहित पांडे को चुना गया। प्रीति शेखर पूर्व केंद्रीय मंत्री शहनवाज हुसैन की करीबी हैं और पार्टी की समर्पित कार्यकर्ता मानी जाती हैं। टिकट न मिलने पर उन्होंने बगावत कर दी और निर्दलीय नामांकन कर लिया। भागलपुर में मुस्लिम वोटरों की संख्या अच्छी खासी है। इसके अलावा वैश्य, ब्राह्मण, राजपूत, कायस्थ, यादव और भूमिहार वोटर भी अहम रोल अदा करते हैं। प्रीति शेखर की मुस्लिम और वैश्य वोटरों पर अच्छी पकड़ है, जो रोहित पांडे के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकती है। बीजेपी की यहां पकड़ मजबूत है, लेकिन बागी की वजह से वोट बढ़ सकता है। अब नंबर आता है छपरा का, जहां से बीजेपी के मौजूदा विधायक सीएन गुप्ता का टिकट काटकर छोटी कुमारी को टिकट दे दिया गया है। पूर्व मेयर राखी गुप्ता लंबे समय से टिकट की कोशिश कर रही थी। टिकट न मिलने पर उन्होंने इस्तीफा दे दिया और निर्दलीय उम्मीदवार बन गई हैं। छपरा में वैश्य, यादव, मुस्लिम, ब्राह्मण, राजपूत, कुशवाहा, पासवान और अति पिछड़ा वर्ग के वोटर हार जीत तय करते हैं। राखी गुप्ता का स्थानीय प्रभाव सीएन गुप्ता के लिए चुनौती बन सकता है। एनडीए को यहां दूसरा उम्मीदवार चुनने की कीमत चुकानी पड़ सकती है। ये सीट भी हाथ से जाता हुआ नजर आ रहा है। इस फहरिस्त में अगला नंबर है गोपालगंज सदर का। गोपालगंज में एनडीए को सबसे बड़ा झटका लगा है। मौजूदा विधायक कुसुम देवी, जो 2022 में उपचुनाव में अपने पति की मृत्यु के बाद जीती थी, अपने बेटे अनिकेत सिंह को टिकट दिलवाना चाहती थी, लेकिन बीजेपी ने सुभाष सिंह को चुन लिया। अनिकेत ने निर्दलीय नामांकन कर लिया। हालांकि अमित शाह ने कुसुम देवी से मुलाकात की है और नामांकन वापस लेने की बात चल रही है। गोपालगंज में वैश्य और मुस्लिम वोटर अहम हैं। ये इलाका पहले लालू का गढ़ था, लेकिन अब बीजेपी का हो गया है। फिर भी बागी की वजह से खतरा बना हुआ है। अब इस लिस्ट में बरौली भी शामिल है। जदयू ने यहां मनजीत सिंह को टिकट दिया, लेकिन मौजूदा विधायक और पूर्व मंत्री राम प्रवेश राय ने बगावत कर दी और निर्दलीय नामांकन कर दिया है। बरौली में 12% से ज्यादा अनुसूचित जाति, 1% से ज्यादा अनुसूचित जनजाति और 14.5% मुस्लिम वोटर हैं। इसके अलावा यादव, भूमिहार और ब्राह्मण वोटर भी अहम हैं। राम प्रवेश राय का अनुभव और प्रभाव जदयू के लिए मुश्किल पैदा कर सकता है। इस लिस्ट में अगला नाम महुआ का भी है। यहां से जदयू की पुरानी नेता आसमा परवीन को टिकट नहीं मिला, क्योंकि सीट लोजपा रामविलास को चली गई। आसमा ने निर्दलीय नामांकन कर लिया। महुआ में यादव 15% से ज्यादा, मुस्लिम और 21% से ज्यादा अनुसूचित जाति के वोटर्स हैं। अब इस लिस्ट में आखिरी नाम है बरबीघा का। यहाँ 2 बार के विधायक सुदर्शन कुमार का टिकट काट दिया गया और टिकट कुमार पुष्पंजय को मिला है।
सुदर्शन ने निर्दलीय उम्मीदवारी ठोक दी। यहाँ 35% यादव मुस्लिम, 25% कुर्मी कोयरी और 20% अगड़ी जातियों के वोटर हैं। ये सीट जदयू का गढ़ माना जाता है, लेकिन बागी वोट काट सकता है। अब बात महागठबंधन की कर लेते हैं। महागठबंधन में भी कई सीटों पर अपने ही लोग एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो गए हैं, जो सीधे तौर पर मुकाबले को प्रभावित करेगा। आइए सिलसिलेवार ढंग से इन सीटों के बारे में भी जान लेते हैं। सीटों की लिस्ट में पहले नंबर पर है नरकटियागंज, जहां से कांग्रेस के शाश्वत केदार पांडे का मुकाबला राजद के दीपक यादव से है। दूसरे नंबर पर है बछवाड़ा, जहां से सीपीआई के अवधेश राय का मुकाबला कांग्रेस के शिवप्रकाश गरीबदास से है। तीसरे नंबर पर है बिहार शरीफ, यहां से सीपीआई के दीप प्रकाश यादव का मुकाबला कांग्रेस के उमर खान से है। चौथे नंबर पर है सिकंदरा, जहां कांग्रेस के विनोद चौधरी का मुकाबला राजद के उदय नारायण चौधरी से है। पांचवें नंबर पर है राजापाकड़, जहां सीपीआई के मोहित पासवान का मुकाबला कांग्रेस की प्रतिमा दास से है। और छठे नंबर पर है वैशाली, जहां से राजद के अजय कुशवाहा का मुकाबला कांग्रेस के संजीव कुमार से है। सातवें नंबर पर है बेलदौर, यहां से कांग्रेस के मिथिलेश कुमार निषाद का मुकाबला आईआईपी की तनीषा भारती से है। आठवां है सुल्तानगंज, जहां से कांग्रेस के ललन यादव का मुकाबला राजद के चंदन सिन्हा से है। नौवां है लालगंज, जहां से राजद की शिवानी शुक्ला का मुकाबला कांग्रेस के आदित्य राजा से सीधा सीधा होगा। 10वां और आखिरी है कहलगांव, जहां से राजद के रजनीश यादव का मुकाबला कांग्रेस के प्रवीण कुशवाहा से है। ये आपसी टकराव महागठबंधन के वोट बांट रहे हैं, खासकर मुस्लिम यादव वाले इलाकों में, और ये हालात सीटों के बंटवारे में देरी की वजह से बनी है। वैसे देखा जाए तो पिछले 3 चुनावों में निर्दलियों का स्ट्राइक रेट और वोट शेयर लगातार गिरा है। 2010 में 1342 निर्दलीय लड़े, 6 जीते, वोट शेयर 13.22%। 2015 में 1150 लड़े, 4 जीते, 9.39% वोट। 2020 में 3976 लड़े, सिर्फ 1 की जीत हुई। अब जो लोग नहीं जानते उनके मन में ये सवाल भी होगा कि आखिर ये निर्दलीय कौन होते हैं। तो हम आपको बता दें कि ये वो उम्मीदवार हैं जो किसी दल के बिना चुनाव लड़ते हैं। जीतने पर वो किसी भी पार्टी को ज्वाइन कर लेते हैं। अगर बहुमत ना बने तो इनकी डिमांड और भी बढ़ जाती है। तो हमारा आज का भी विश्लेषण आपको कैसा लगा, अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसी तरह बिहार के तमाम सीटों को लेकर हम अपना विश्लेषण करते हैं, अपनी राय बताते हैं और जो सटीक विश्लेषण होता है वो आपके साथ साझा करते हैं। आप सभी को हमारा ये एयर नाउ कार्यक्रम कैसा लग रहा है, अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और बिहार चुनाव से जुड़ी पल पल की खबरें आप एयर नाउ पर देख सकते हैं, तो हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को फॉलो करें, इंस्टाग्राम को फॉलो करें, ट्विटर पर भी फॉलो करें, जहां आप हर खबर से अपडेट रह सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। शुभ रात्रि।